विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bills. Now 0 hour. एक व्यवस्था का 0 hour होने दीजिए सर, आपका ही नंबर 1 बैलेटेड है। कोई बात नहीं, उसको बाद में करेंगे। कुर्सी पर बैठे हुए तो यहाँ से कैसे तो मैं होगा नहीं कर सर? सकता। इट इज नॉट आप ही का नंबर 1 ओके, बैलेटेड है और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपकी इजाजत होगी तो मुझे अवसर मिल जाएगा। एनीवे, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, प्लीज 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 प्लीज, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, देश की अवस्था पे आप बैठिए ना। आप अपना बात रख सकते हैं सर। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? क्या मुझे माइक दिया जाए। अभी अभी प्रश्नकाल में माननीय मंत्री जी ने ये लालछन लगाया कुछ मेंबर्स के नहीं, ऊपर, बैठिए। कुछ मेंबर्स के ऊपर। सुप्रिया जी, नो नो नो, ना प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज प्लीज प्लीज, मान्य सुप्रिया जी, प्लीज प्लीज प्लीज, Sir, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ, प्लीज। sir, I would request the Honorable Railway Minister that during the time of COVID, ये जो सीनियर सिटीजन जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको जो डिस्काउंट दिया जाता था, उनका जो कंसेशन था रेलवेज में, वो उस टाइम कोविड के कारण बंद कर दिया था। इस देश के जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको, जो महिलाओं को 50% दिया जाता था और पुरुषों को 40% का कंसेशन ट्रेन के टिकट में दिया जाता था। और तब कहा था कि कोविड जब खत्म हो जाएगा, रेलवे की जब ठीक हो जाएगा, तो वो फिर से वो कंसेशन शुरू करेंगे। सर, आज तक सीनियर सिटीजन्स का रेल का कंसेशन अभी भी बंद है। हमारी विनती है केंद्र सरकार के, एक तरफ बुलेट ट्रेन और पता नहीं कौन से नए ट्रेन चलवा रहे हैं, तो इतना अगर पैसा उनके पास है तो ज्येष्ठ नागरिकों का जो हक है, जिनके कारण हम सब यहाँ का है, उनकी मेहनत से ये देश ये 25-30 साल चला है, तो उनका जो ट्रेन का कंसेशन है वो सीनियर सिटीजन्स को फिर से शुरू किया जाए। थैंक यू सर। श्री अनुराग शर्मा जी। धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल से अभी तक हम सभी को मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया था और मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 साल भी विशेष रूप से इसको बढ़ाया जाए। मुझको सरकार से एक ही निवेदन ये था कि मैं पिछड़े बहुत ही अत्यंत ही आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके से आता हूं, बुंदेलखंड से, विशेष रूप से झांसी और ललितपुर से। तो अध्यक्ष जी, कहना इसमें यह था कि हमारे वहां तकरीबन 79% का प्रतिशत की जनसंख्या को ये राशन दिया जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध ये करना था कि अगर इसको 85% कर दिया जाए, विशेष रूप से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और जो मेरे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उसमें भी अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे वहां 100% लाभ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सब जगह मोदी की गारंटी और मोदी जी का ये राशन हर जगह वितरित हो जाए। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बड़ा गांव, चिरगांव, बबीना, गुरसराय, मौरानीपुर, बार, बंगरा, तालबेट, जखौरा, महरौली, मडावरा जैसे क्षेत्रों में अगर ये खाली 4 से 5% बढ़ा दिया जाएगा तो मेरे वहां सभी लोगों को, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उन सभी को इस लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो आदरणीय, आपके माध्यम से यही आग्रह था। और दूसरा आग्रह यह था कि हमारे कुछ क्षेत्रों में जहां पे चावल कम खाया जाता है, अगर वहां उसकी जगह श्री अन्न दे दिया जाए तो लोगों के पोषण में भी बहुत फायदा होगा। धन्यवाद जी। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। सर, आपका भी समय हमको अब मिल गया सर। जी जी जी, जी सर, मैं एक ऐसे विषय को उठा रहा हूं जिससे पूरा सदन जुड़ेगा। और सर, बिहार की आबादी 14 करोड़ है। सर, बिहार की आबादी 14 करोड़ है। मैं बिहार की चिंता हमेशा इस सदन में पेश करता हूं। और क्या बिहार में होनहार बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार में कामयाब बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार में देश के वो शानदार बच्चे नहीं हैं जिन्हें पिछले 75 वर्ष में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं बना बिहार में जिसमें बच्चे खेल देख सके? और आज बिहार के बच्चे टेलीविजन पर, आईफोन पर आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं। और मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों है कि 75 साल में हम राजनेताओं ने 14 करोड़ की आबादी, जो देश की सबसे दूसरी बड़ी आबादी है,
वहां पिछले 75 वर्षों में हम लोगों ने एक स्टेडियम नहीं दिया। महोदय, मैं इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड कप हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1,32,000 लोगों ने स्टेडियम में बैठ के देखा, करोड़ों लोगों ने पूरे भारत में देखा। कलकत्ता का ईडन गार्डन, 75,000 लोग वहां बैठ के देख सकते हैं। रायपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां 65,000 लोग बैठ के देख सकते हैं। हैदराबाद का इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां बच्चे देखकर उस राज्य के लोग बैठ के देख सकते हैं। केरल की आबादी 3.5 करोड़ है, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम महोदय। गोवा की आबादी 16 लाख है, वहां की आबादी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। लेकिन बिहार के हम नेताओं ने, बिहार के हम राजनीतिक नेताओं ने 75 साल में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, छोड़ दीजिए कि आज बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, छोड़ दीजिए कि बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। बिहार की दुर्दशा के बारे में मैं सदन में इसलिए चर्चा करता हूं, हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिहार के प्यारे बच्चों को कम से कम अपने राज्य में क्रिकेट खेलने का मौका दे सकते हैं। हमारे राज्य की एक और स्थिति है महोदय, और खेल से ही जुड़ा हुआ मैं बताना चाहूंगा। अभी वर्ल्ड कप हुआ गुजरात में, इतना खूबसूरत वर्ल्ड कप, पूरा स्टेडियम भरा हुआ। एक वर्ल्ड से एक राज्य को 22,000 करोड़ से देश को 30,000 से 40,000 करोड़ की आमदनी होती है। क्या बिहार के हम नेताओं को इतना भी पिछले 75 वर्ष में नहीं दिखा कि बिहार की आमदनी हम कैसे बढ़ा सके जी? और हम चलिए आप, हाँ सुनिए महोदय, और आज के तारीख में अहमदाबाद में जब हम लोग जा रहे थे या कहीं भी जाते हैं, जो वर्ल्ड कप होता है या आईपीएल होता है, होटलों का किराया 40,000, 50,000, हवाई जहाज का किराया 40,000, और आमदनी बढ़ती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज खेलो इंडिया में पूरा भारत विकसित हो रहा है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व। जी। आईपीएल महोदय आईपीएल में कोई इश्यू नहीं, आप बैठिए महोदय एक लास्ट वर्ड। ईशान किशन, बिहार का लड़का, झारखंड की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलता है, आईपीएल में खेलता है। जी। मुकेश कुमार आईपीएल में खेलता है, अभी साउथ अफ्रीका में खेलता है, बिहार का है, वो बंगाल से खेलता है। महोदय, अब सिर्फ एक ही भरोसा है, और उसी भरोसे पर हम लोग चल रहे हैं। बिहार के लोगों को एक ही भरोसा है, और वो भरोसा है नरेंद्र मोदी को। इस 75 साल के कार्यकाल का परिवर्तन का एक ही दिशा है, श्री राजेश वर्मा जी, हमारा भरोसा है। धन्यवाद सभापति जी। 0 आवर में मुझे बोलने का आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ जी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे से संबंधित एक समस्या उठाना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान और उसके पहले हमारे यहाँ सीतापुर से लखनऊ तक डेली पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अप डाउन करती थी। कोरोना काल के बाद वो ट्रेन बंद हो गई। इस संबंध में मैंने पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया, पत्र भी दिया, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी ही सीतापुर तक वंदे भारत ट्रेन ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके दिए गए आश्वासन के बाद अभी तक वो पूर्ति नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं रेल मंत्री जी से कि कानपुर से लखनऊ होते हुए कई हमारी वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। एक वंदे भारत ट्रेन कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से शाहजहांपुर तक वो जाए और प्रतिदिन वो वापसी करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं जी। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुरुवा गौरांतला माधव जी, श्री के जी माधव जी। जी बोले। स्पीकर सर, request to address the rising trade imbalance with China. Sir, the trade deficit with China has crossed $100 billion mark, which is a matter of concern. There are two problems with this trade imbalance. Firstly, its large size means that its ability to adversely impact our economy is immense. We should not be this vulnerable as it affects our national security. Sir, secondly, there is a consistent pattern of widened trade deficits. The trade deficit stood at $69 billion in the 2021 and increased considerably
in only 2 years' time, sir. Sir, a major reason why this is the case is that there is only a narrow basket of low per unit value goods being exported to China. I urge the government to ensure that channels for the export of high per unit goods. Pharmaceuticals are a great value and their viability has been aided by district-specific development. Visakhapatnam and East Godavari, for example, sir. Sir, pharmaceuticals among some of their top exports. Moreover, there is nothing wrong in allowing for investments in the tobacco sector if it is just for export purposes, as it will also help increase the income of tobacco farmers, such as in Guntur and Alid regions. Sir, promotions of such exports can help the country and also individual districts. Thank you, sir. श्री प्रदीप कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मोदी जी के इस गारंटी काल खंड में लोकतंत्र का यह नया मंदिर नए भारत निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा वह अति गंभीर व विचारणीय है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फारबिसगंज के नरपतगंज होते हुए सहरसा तथा दरभंगा के बीच रेलखंड पर हो रहा अमान्य परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है। दोनों रेलखंड फारबिसगंज से ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। फारबिसगंज से इनकी कनेक्टिविटी भी कर दी गई है। 11 जनवरी 2023 को मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार एवं पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल द्वारा कहा गया है कि ट्रेन परिचालन को लेकर हम लोगों के यहां से कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। आज से 6 महीना पहले पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जोगबनी से फारबिसगंज होकर दानापुर एवं सहरसा के लिए 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दरभंगा एवं सहरसा से 2 जोड़ी ट्रेनों को परिचालन तक विस्तारित करने हेतु करते हुए इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। बावजूद इसके इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर है एवं आर्थिक शोषण भी लोगों का होता है। महोदय, अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलखंड पर घोषित दोनों परिचालन को जल्द से जल्द शुरू करें। साथ ही लोकहित को ख्याल में रखते हुए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से पटना तथा अयोध्या एवं वाराणसी के लिए शुरू किए जाने की आग्रह करता हूं। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। एवं सहायता भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्य करती है और राज्य सरकार इसकी देखरेख करती है। केंद्र सरकार की आंगनबाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के विकास हेतु कार्य करने के साथ साथ आंगनबाड़ी स्कूल के संचालन का भी कार्य इनके तहत होता है। इसका सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु ये काफी कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य करती है। उचित संसाधन का आंगनबाड़ी केंद्रों का भी अभाव है। जितनी राशि और सामग्री जरूरत है वह पूरा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र भी टूटे फूटे घरों में चलता है। इसके द्वारा कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों को दृष्टिकोण से इनका मानदेय काफी कम है। आज इस आसमान छूती महंगाई के समय भी
में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय कम से कम 15,000 रुपया प्रति माह और सहायिका का मानदेय 10,000 रुपया प्रति माह निर्धारित करने का नितांत आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनकी पीड़ा को समझते हुए बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका का 2,250 रुपया से बढ़ाकर 3,500 रुपया करने का काम किया है। इसका वित्तीय भार राज्य के ऊपर भी पड़ता है। बिहार के साथ साथ देश भर में आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविका अपने स्तर से मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन करती आ रही है। ऐसी परिस्थिति में आपसे माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका मानदेय क्रमशः 15,000 रुपया एवं 10,000 रुपया प्रति माह करने की उचित मांग को जल्द से जल्द लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी। Thank you very much, Chairman, sir. First of all, I want to thank Honorable Prime Minister and Minister of Road Transport and Highways that National Highways Authority of India, in their guidance, has selected 3.60 kilometer long strip, sir, that starts from kilometer 1274 to kilometer 1277.6 of Chilukulurupeta to Nellore section between Kalikivai and Singaraikonda on National Highway 16 in my parliamentary constituency for construction of emergency landing facility, sir. The contract for development of this emergency landing facility was signed between NHAI and contractor on 26/2019. Major civil works have been completed on 2012-2021, sir. On 28 July 21, a joint inspection was done by National Highways Authority of India and Indian Air Force team and made an observation. I was also present at the time, sir, that minor bends and curves in the ELF, emergency landing facility, are required to be corrected. The PD, National Highway, NHAI, Nellore explored the possibilities for straightening minor bends and curves after the joint site visit by the representatives of NHAI, Indian Air Force, contractors and consultants. Sir, for this actually, 70 crore rupees have been spent by, this ministry, sir, National Highways also. Then later, the detailed cost estimates for rectification of minor bends and curves of 20.60 crores and for land acquisition cost for approximately about 6 crores was forwarded to Competent Authority of NHAI for approval from RO Vijayawada on 25/01/2023. So far, this is not approved and pending with NHAI for the last 11 months, sir. Even though the Honorable Minister has instructed the National Highways members for the completion of the project, it is getting delayed. Sir, I request through you, sir, Honorable Road and Highways Minister for instructing the NHAI for approving these estimates on priority basis as the ELF, a statistical advantage. Sir, this is when the disaster management, when it's there, recent cyclones there in Andhra Pradesh, it would have been useful at the time also, sir, to complete it soon in national interest. Thank you, sir. सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। आज मैं सदन के समक्ष हमारे आदिवासी समाज की भावनाओं से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। अमर बलिदानी ख्वाजा नाइक का जन्म मध्य प्रदेश के सेंधवा में हुआ था और वो भील समाज के राष्ट्रीय नायक की तरह भी जाने जाते हैं। 1857 के संग्राम में उन्होंने भीलों की सेना बनाकर अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ किया और उन्हें जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया। 1857 की क्रांति के समाप्त हो जाने के बाद भी ख्वाजा अंग्रेजों से लड़ते रहे। 3 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों के इशारों पर सूर्य उपासना करते समय ख्वाजा नाइक की निर्मम हत्या कर दी गई। ख्वाजा नाइक के जीवन से संबंधित एक स्थान बाटवापाड़ा, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के अंतर्गत आता है, यह स्थान आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है, क्योंकि ख्वाजा नाइक अपने संघर्ष के समय इसी तालुका में रुकते थे और यहीं से आगे प्रस्थान करते थे। बाटवापाड़ा आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है और यहाँ बहुत वर्षों से मांग है कि ख्वाजा नाइक के शौर्य और उनके योगदान को सम्मानित करने हेतु एक स्मारक बनाया जाए।
वर्तमान में बाटवापाड़ा तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2012 में बाटवापाड़ा से काकड़माल तक सड़क बनाने की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई थी और इस सड़क निर्माण के लिए 9.90 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया के डाइवर्जन की अनुमति भी डीसीएफ धुले डिवीजन द्वारा दी गई है। इस रोड के निर्माण के लिए फाइनल अप्रूवल का निवेदन भारत सरकार के वन मंत्रालय के समक्ष बहुत सालों से पेंडिंग है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि 2012 में अप्रूव्ड बाटवापाड़ा से काकड़माल तक की सड़क बनाने की स्वीकृति तत्काल दी जाए और ख्वाजा नाइक के स्मारक का निर्माण करने के लिए सरकार आवश्यक निर्देश श्री भर्तृहरि मेहताब जी। थैंक यू सर। नंबर में थोड़ा इनका कल का ये कल वंचित रह गए थे जी, लॉन्ग पेंडिंग है। स्पेशल नहीं है, ये कल से पेंडिंग है सर। मैं उड़िया में बोलना चाहता हूं जी। कल से नोटिस दिया था। झारखंड राज्य रे उड़िया भाषा रे शिक्षा प्रदान करिवार व्यवस्था देश स्वाधीनता हवा पूर्वरु चली आसी एवं आमर संविधान 350B धारा अनुसार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानकर शिक्षा प्रत्येक प्रदेश रे प्रत्येक राज्य रे प्रदान करा जिवार ग्यारंटी दिया जाइछि। ओडिशा भली राज्य रे तेलुगु पढ़ा होउछि, बंगला पढ़ा होउछि, हिंदी मध्य पढ़िवार व्यवस्था प्राथमिक स्तर रे एवं हाई स्कूल स्तर रे मध्य अछि। से दृष्टिरु झारखंड रे ओडिया भाषा रे शिक्षा प्रदान करा होई आसुथला एवं स्कूल गुड़िक मध्य थिला, किंतु एवं 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार मातृभाषा रे शिक्षा प्रदान करिवा पई मान्यता दिया जाइछि एवं गुरुत्व मध्य दिया जाउछि। किंतु 35 स्कूल वर्तमान झारखंड रे चालुछि एवं असुविधा विषय होउछि जे ये स्कूल मानकरे जो ओडिया शिक्षक बा शिक्षयित्री रिटायर करूचंती से जगह रे ओडिया शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति दिया जाउ नाही, से जगह रे हिंदी शिक्षक शिक्षयित्री मान को नियुक्ति दिया जाउछि। जा फल रे प्राथमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल मानकरे ओडिया शिक्षा बाधा प्राप्त होउछि। ए संपर्क रे ओडिशा सरकार दृष्टि आकर्षण करथिले स्थानीय लोक माने एवं झारखंड सरकार मध्य दृष्टि आकर्षण करिसंती, किंतु कौनसी प्रतिकार व्यवस्था नहवा फल रे ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मध्य पत्र लिखि ए विषय अवगत कराइछंती, किंतु दुखर विषय परितापर विषय एपर्यंत से संक्रांत रे कौनसी पदक्षेप झारखंड सरकार नेई नाही। से दृष्टि मु केंद्र सरकार के पाखरे आपत्ति करिया पई चाहूची जे संविधान स्वीकृत 350 ख धारा 350B अनुसार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानकु ये शिक्षा प्रदान करिवार बाध्यतामूलक अछि। नुआ एजुकेशन पॉलिसी अनुसार मातृभाषा रे शिक्षा देवार व्यवस्था थिबा बेले ताहा करा जाउ नथिबा बेले केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करिवार आवश्यकता अछि। एबे जेते गुडी स्कूल सेठी अछि झारखंड रे से स्कूल गुडी को ओडिया स्कूल जहा अछि, ओडिया मीडियम स्कूल जहा अछि, से स्कूल गुडी को ठीक भाव में चलिबा दरकार। ए प्रकार एक निर्देश झारखंड सरकार को दिया जिबा आवश्यक होउछि। केंद्र सरकार को पक्षरु मु निवेदन करिबि केंद्र सरकार को ए संक्रांत करे तुरंत पदक्षेप ग्रहण करिया। श्री विनायक राव राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, इस वर्ष 4 दिसंबर नेवी डे नौदल के माध्यम से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सिंधुदुर्ग यानी अरेबियन सी में समुद्र में किला बनाया, उस किले के सामने नेवी डे मनाया गया। और इस अवसर पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए थे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे, सारे नेवी के ऑफिसर आए थे और एक बड़ी धूमधाम से नेवी डे को मनाया गया और हमें भी बहुत खुशी लगी। इस नेवी डे के माध्यम से नौदल वहां आया, देश के प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह साहब वहां आए, हमें बहुत खुशी लगी। और लेकिन इस अवसर पे महाराष्ट्र राज्य के तरफ से, महाराष्ट्र शासन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का एक अनावरण भी कर चुके, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 वर्ष पहले समुद्र में किले का निर्माण किया है। उसके सामने राजकोट में इस महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का निर्माण किया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के हाथों से उसका अनावरण किया। बहुत गर्व की बात थी और है, गर्व की बात भी है। लेकिन दुर्भाग्य से सभापति महोदय, इस शून्यकाल में मैं कहना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा का, जिन्होंने सबसे पहले आरमार का निर्माण किया था, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा जिस आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से अनावरण किया, उस शिवाजी महाराज का प्रतिमा का एक 8 दिन के बाद वहां के सारे जो बुरुज तैयार किए थे वो धंसने लगे, जो टाइल्स लगाई थी वो निकल पड़ी। और ऐसी तरीके से घटिया काम, यानी मेरे पास तो फोटो है, ऐसी तरीके से घटिया काम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से करके छत्रपति शिवाजी महाराज का तो अवमान किया, साथ साथ में अपने देश के पंतप्रधान, अपने देश के रक्षा मंत्री, इनका भी अवमान महाराष्ट्र सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को सूचित करने के लिए विनंती करता हूं रक्षा मंत्री जी से कि ऐसी भविष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज और देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी का अवमान करने वाले घटिया काम न होना चाहिए, इस तरफ ध्यान होना चाहिए। और जो ठेकेदार ने ऐसा घटिया काम किया, आधा मिनट सर, जो घटिया काम जो ठेकेदार ने किया है, उस ठेकेदार के ऊपर कड़क कार्रवाई करने की आवश्यकता है सभापति महोदय। श्री अब्दुल खलीक, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। दुनिया के 21 देश में कंपल्सरी वोटिंग है। हमारे देश में, भारत में भी कंपल्सरी वोटिंग का चर्चा हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, चुनाव आयोग और सरकार और सारे मिशनरी इसका कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हमारे देश में ही 1983 में मैं जो राज्य से आता हूं आसाम में, जब लोग वोट डालने गया था तब कातिले आम हुआ था। नेली मसाकाट, जो सिर्फ नेली में सरकारी परिसंख्या के अनुसार 2191 कत्ल हुआ था। और दूसरे जगह जैसे गहपुर, दौरंग जिला के चाउलखुआ, अभी का बगाईगांव जिला के सलाबिला भंडारी, सारे जगह पे कत्ले आम हुआ था। अफसोस के बात है 1985 में आसाम समझौता हुआ, आसाम में शांति आया, आसाम आंदोलन में जो शहीद हुआ था उसका शहीदी दर्जा मिला। लेकिन जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने गया था, जो लोग संविधान को बचाने के लिए वोट डालने गया था, इन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एक तिवारी कमीशन बने था, लेकिन वो तिवारी कमीशन का रिपोर्ट कभी लाइट में नहीं आया, वो रिपोर्ट नहीं पब्लिश हुआ। इसीलिए मैं होम मिनिस्टर से, सरकार से गुजारिश करता हूं, वर्तमान भारत सरकार के मंत्री यही हाउस में ये भी नेली मसाकाट का जिक्र भी किया था। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, जो लोकतंत्र बचाने के लिए नेली और दूसरा जगह में 1983 में जो लोग अपना जान कुर्बानी दिया था, बलिदान दिया था, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उसका शहीदी दर्जा मिलना चाहिए और एक नेली मेमोरियल एक होना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री घनश्याम सिंह लोधी जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने वो मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बहुत ही गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूं कि आज समय में एक चाय वाले को लेकर फल वाला, पान वाला यूपीआई से भुगतान कर लेना देना
करता है। लेकिन आजकल यदि कोई दुकानदार किसी यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर लेता है तो उसकी बैंक खाते को लॉक या फ्रीज कर देता है, जबकि सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता है और आज समय से अधिकतर उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट पेटीएम, फोन पे आदि से भुगतान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुकान से कोई सामान खरीदता है या होटल से कुछ खाना खरीदता है, इसके लिए डिजिटल पेमेंट उपयोग करके बिल का भुगतान करता है। दुर्भाग्य से जिस डिजिटल खाते से भुगतान किया जाता है वह एक ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप पुलिस के आदेश पर उस दुकान या होटल के बैंक खाते और साथ में उस दुकानदार द्वारा अन्य लोगों को भी भुगतान किया गया हो तो उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। आजकल ये घटना एक या दो राज्यों में नहीं सीमित रह गई है, बल्कि देश भर में हो रही हैं। आजकल पुलिस के निर्देश अनुसार सैकड़ों ग्राहकों के बैंक बचत खाते फ्रीज कर रहे हैं। छोटे छोटे दुकानदारों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिहाड़ी मजदूरों को बैंक खाते फ्रीज होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कुछ मामलों में खातों में फ्रीज करने की आवश्यकता हो सकती है। यह बड़ा मुद्दा है कि ये पुलिस बैंक मामले में पर्याप्त जांच का बिना मामूली आधार के लोगों को अपनी स्वयं बैंक बचत तक पहुंचाने से रोक रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के केसों में यदि दुकानदार को उसके सामान को बेचने के पर कोई भुगतान प्राप्त किया हुआ मिलता है तो उसके फ्रीज अकाउंट को तुरंत प्रभाव से खोल देने का प्रावधान होना चाहिए। और दूसरा, पीड़ित दुकानदार के राज्य में ही नजदीकी संबद्ध साइबर क्राइम ब्रांच एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे ताकि पीड़ित दुकानदार को अन्य राज्यों में भागना ना पड़े। जी धन्यवाद मोदी। श्री रणजीत सिंह नाइक निम्बालकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद प्रदान करता हूं कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बात करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठा आणि धनगर समाज या दोन जातींचा आरक्षणाचा विषय फार गंभीर बनत चाललेला आहे। मराठा समाजाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 33% समाज हा मराठा समाज आहे आणि ज्या वेळेस देशाला गरज पडेल त्यावेळेस मराठा समाजाने छातीचा कोट करून देशासाठी मराठा समाज पुढे आलेला आहे। देव, देश, धर्म या तिन्ही संस्थापनासाठी मराठा समाजाने स्वतःचा छातीचा कोट करून मराठा समाज लढला। आजची परिस्थिती अशी आहे अध्यक्ष महोदय की 25 वर्षापूर्वी ज्यांची 25 एकर जमीन होती त्यांची आज केवळ 2-2.5 एकर जमीन राहिलेली आहे आणि त्यामुळे मराठा समाजाच्या मुलांना आर्थिक आणीबाणीमधून समोर जावं लागलेलं आहे। मुलांच्या शिक्षणासाठी सुद्धा आता लोकांच्याकडे पैसे राहिलेले नाहीत। अशी परिस्थिती मराठा समाजाची आली आहे की मुलांच्या शिक्षणासाठी उद्या भविष्यात जाऊन किडण्या विकायच्या का काय अशी परिस्थिती मराठा समाजाच्या पालकत्वांची आलेली आहे। लोकांच्या जेवढ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्यातल्या सर्वात जास्त आत्महत्या जर बघितल्या तर मराठा समाजाच्या लोकांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत। गरिबीमुळे अतिशय दुबळ्या अवस्थेत मराठा समाज चाललाय। त्याला मराठा समाजाला महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचं आरक्षण देण्याकरता मी आपल्याद्वारे केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन करणार आहे। आपणच एक कमिटी त्यासाठी गठन करावी। त्याचबरोबर धनगर समाजाची अवस्था तीच आहे। धनगर समाजामध्ये धनगर आणि धनगड या दोन शब्दाचा विपर्यास झालाय। महाराष्ट्रामध्ये धनगड नावाचा कुठलाही जाती धनगड नावाचा माणूस महाराष्ट्रामध्ये मिळत नाही। महाराष्ट्र सरकारने त्याच्यासाठी स्पष्टता दिली, ॲफिडेव्हिट दिले, तरी धनगडाचं धनगर हे होत नाही।
महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला तर धनगर समाजाला एसटी मध्ये आरक्षण आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आला तर धनगर आणि ग आणि ड च्या या विपर्यामुळे महाराष्ट्रातला धनगर समाज आज आरक्षणामुळे वंचित आहे. मी आपल्याद्वारे या सदनाद्वारे मंत्री महोदयांना विनंती करतोय की या दोन्हीसाठी आपण संयुक्त बैठक लवकरात लवकर लावावी आणि या दोन्ही समाजाला न्याय द्यावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर एस.टी. हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. सर, मेरा विषय हम सब सांसदों का विषय है. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़े अफसोस के साथ कि 17वीं लोकसभा में सांसदों के बहुत से प्रोटोकॉल और अधिकारों को खत्म कर दिया गया है. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि सांसद निधि जो हमारी 5 करोड़ है और विधायकों की भी 5 करोड़ है. हमारे पास 5 विधानसभाएं हैं और विधायक के पास 1 विधानसभा है. और सोने पे सुहागा ये है कि हमारी 2 साल की निधि भी रोक दी गई, जबकि आदरणीय सीतारमण जी राष्ट्रीय संकट था. राष्ट्रीय संकट सर, सीतारमण जी ने कहा था कि ये पोस्टपोन कर रहे हैं. हम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. फिर आखिर ये काम क्यों किया गया जी? सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एम्स के अंदर सांसदों का प्रोटोकॉल को कम कर दिया गया. अगर सांसद जाता है तो उसको एक आम आदमी की तरह ही वहां पे ट्रीट किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. सेंट्रल स्कूल में सर हमने डिमांड करी थी सर, सेंट्रल स्कूल के अंदर हमें 25 एडमिशन की इजाजत दी जाए ताकि हम गरीब बच्चों को वहां पे भेज सकें. इजाजत तो क्या, हमारा वो अधिकार भी खत्म कर दिया गया. हम कभी कभी मिलिट्री डिस्पोजल के व्हीकल ले लिया करते थे, वो सांसदों को दिए जाते थे, वो भी खत्म कर दिए गए. सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सांसद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसके क्षेत्र का कौन सा अधिकारी ईमानदार है, कौन सा भ्रष्ट है या कौन सा सांप्रदायिक भावनाओं से काम करता है. जिस तरह से एक मेयर अपने सिटी कमिश्नर की उसकी सीआर लिखता है, सर्विस रिपोर्ट लिखता है, इसी तरह सांसदों को भी अधिकार दिया जाए कि अपने अधिकारियों की वो सर्विस रिपोर्ट लिखे. क्योंकि हमने सर देखा है कि अगर हम किसी बात की सिफारिश करते हैं तो नियम बता दिए जाते हैं. महीना भर बाद वो आदमी आता कह रहा मैंने करा लिया, और किस तरह से करा लिया हमें और आपको सबको मालूम है. ठीक है डॉक्टर साहब. सर, एक सेकंड. Thank you very much, Mr. Chairman. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Railways towards the problems being faced in my constituency, sir, regarding the integrated block signalling system that has recently been introduced by the Trivandrum Railway Division. According to media reports, Trivandrum-bound trains are currently being regularly held up at the outer areas of Trivandrum Central due to the non-availability of platforms and overall congestion levels at Trivandrum Central Railway Station. Many of my constituents have come to me to say, sir, that they're just sitting in a train half an hour, 40 minutes on the tracks without any station to alight at because of this problem. In fact, the recent and highly successful introduction of Vande Bharat trains has unfortunately only exacerbated the problem because it further affects the schedules of other passenger trains. Delays caused by these hold-ups are a source of immense inconvenience to passengers, especially those who are commuting daily on these trains to reach their workplaces, including at very important nearby institutions like ISRO, the Regional Cancer Centre, the airport, Technopark, HLL, the Sri Chitra Thirunal Medical Institute, and other institutions of national and public importance. If the existing system can be modified, sir, in such a manner that these trains stop at either Trivandrum Peta or Kochuveli stations, passengers could then alight rather than wait for the train in the middle of nowhere to finally proceed to their destinations. They can alight and go to their workplaces in a more timely manner. This could also have other benefits, including reducing platform and traffic congestion at the Trivandrum Central Station. And improvements in the signalling system, including the possible adoption of advanced automatic signalling, would also help ensure the smooth passage of trains. The long-promised and awaited and much delayed development of the Nemam coaching terminal, which the Minister himself has promised, has still not begun, and that would definitely help ease the congestion at the station, sir. Given that such measures would provide significant ease of travel and convenience to large numbers of commuters in Kerala's capital, I would be grateful if he would kindly examine this issue urgently and implement much-needed changes
in the interests of the commuting public. Thank you, Mr. Chairman. श्री गुरजीत सिंह औजला जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ C2 + 50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ 80% ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2022 ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ 4-4, 5-5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ G20 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਗੋ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। जी, जिनको एसोसिएट करना है, send your slips. Only then you can be considered associated. Please send your slips. जी, धन्यवाद सभापति महोदय। आपने पत्र के क्रम में जिसमें मैंने बार बार उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे की स्थापना की मांग की थी, आपके माध्यम से मैं आपसे फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको ये स्वीकार करना चाहता हूं कि